भटका न पाए, पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी लड़वा न पाए, पढ़ेंगे हम कि धर्मों के सही पैगाम क्या है, पढ़ेंगे हम खुदा क्या है, हमारे राम क्या है। ये नन्हे दीप ही इंसानियत की लौ जलाएंगे। ओ इरादा कर लिया है हमने, ऐसा पढ़ाएंगे। ऐसा ज्ञान दिया है जिसकी सहायता से हम बिना किसी डॉक्टर की हेल्प से पूरी जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए, आज हम एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। क्या नाम है इस टॉपिक का? आवर रियल डॉक्टर्स। क्या नाम है? आवर रियल डॉक्टर्स। How to keep ourselves healthy, whole life naturally, without any doctor। वास्तव में प्रकृति माँ ने हमारे अंदर वो विशेष डॉक्टर पहले से ही बिठा रखे हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं। केवल हम उन्हें भूल गए हैं, उनका ज्ञान नहीं है, वो इग्नोर हो गए हैं, जिसके कारण पता ही नहीं लग रहा कि लगातार हॉस्पिटल्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आप अपने माता पिता, दादा दादी या किसी बुजुर्ग से पूछिए, कभी पहले हॉस्पिटल होते थे? वो पहले नहीं होते थे तो 10 गांव में एक हॉस्पिटल, उसमें भी शायद ही कोई पहुंचता था, बहुत रेयर केस में। जब तक कोई अचानक दुर्घटना ना हो जाए, कोई मजबूरी ना हो जाए, कोई बहुत लंबी समस्या ना हो, तो तब कभी कभी वहाँ पेशेंट्स पहुँच जाया करते थे और हॉस्पिटल्स में एक आध डॉक्टर ही हुआ करता था। कभी भी आप पूछिए, पहले मंदिर ज्यादा हुआ करते थे, हॉस्पिटल्स नहीं होते थे। आज आपने देखा हर गली में ही हॉस्पिटल खुला हुआ है। और सबसे सोचने की बात है, सब भरे हुए हैं, सबके सब भरे हुए हैं। इतनी रिसर्च डेली की जा रही है, इतने बड़े बड़े साइंस हमें पढ़ाए जा रहे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च, इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी, MRI मशीनरी, ये मशीनरी, एक्सरे स्कैन, दुनिया भर की दवाइयाँ, सब कुछ आ गया है। उसके बावजूद भी लगातार हम बीमार होते ही चले जा रहे हैं, होते ही चले जा रहे हैं। हॉस्पिटल की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। जब रिसर्च नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, तो हम भी बीमार नहीं थे। और जब रिसर्च आती जा रही है, हम लगातार उस पर रिसर्च कर रहे हैं, नई नई मशीनरी आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, और हम धीरे 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 उल्टा स्वस्थ होने के बीमार होते जा रहे हैं। तो कोई ना कोई तो कारण है, लेकिन किसी के पास समय ही नहीं है उस कारण तक पहुंचने का। यदि हमारे घर के आसपास कोई बीमार होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि बीमार है तो क्या करना चाहिए, तो हमारा इंटेंशन है बीमार है तो गोली खानी चाहिए। लेकिन कोई इस बात पर विचार नहीं करता कि क्यों हुआ बीमार, ताकि अगली बार ना हो। बस बीमार है तो गोली खानी चाहिए। यदि कोई बच्चा क्लास में फेल हो जाता है तो कारण ढूंढा जाता है, क्यों फेल हुआ। यदि हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, नहीं बिकता, तो कारण ढूंढते कंपनी का ओनर, क्यों प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। हर कोई, हर इंडस्ट्री में कारण ढूंढा जाता है। बस यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां कारण की बात नहीं की जाती, ना ही आपको विद्यालय के अंदर बताई जाती है, और ना ही हम खुद सोचते हैं, क्योंकि जीवन इतना बिजी हो गया है। बस हमें पता है कि कुछ भी हो जाए तो भाग के जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर पर्ची लिखेगा, हम टेस्ट कराएंगे, और हमें लगता है कि हम ठीक होके आ गए हैं। ठीक होके नहीं आए, आपकी जस्ट एक रिपेयरिंग करके भेज दी गई है, आपको रिपेयर कर दिया गया है। और कितने टाइम के लिए? थोड़े टाइम के लिए। कुछ समय बाद आपको दोबारा बीमारी होनी ही होनी है, क्योंकि उन्होंने कारण नहीं ढूंढा। तो नॉर्मल सी बात है, जब कारण नहीं ढूंढा तो वो कारण तो कर ही रहोगे। भाई किसी को लगा था खांसी हो रही है और उसने सारी दवाएं ले रहा है तो ठीक हो जाता है। कारण नहीं ढूंढा, देखा जाए तो महीने बाद फिर खांसी हो जाती है। फिर डॉक्टर के पास गया,
डॉक्टर ने भी तो पर्ची लिख के दे दी और फिर आपको खांसी हो गई, और हम सोचते हैं पता नहीं खांसी ठीक ही नहीं हो रही, फिर वो खांसी धीरे धीरे बढ़ती हमें अस्थमा में कन्वर्ट कर देती है, हमें दमा में कन्वर्ट कर देती है, शरीर पूरी तरह क्षीण हो जाता है और शरीर खत्म हो जाता है। लेकिन उस खांसी की कारण नहीं ढूंढ रहे कि आखिर कोई तो काम हो रहा होगा ना डॉक्टर के पास समय है पूछने का, बस गए डॉक्टर साहब खांसी हो रही है, ये सिरप लो दे देना। लेकिन ये नहीं पूछा खांसी हो रही है कहीं आप चावल तो नहीं खा रहे, कहीं कोई खट्टी दही तो नहीं खा रहे, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कफ बना रही है, कहीं कोई घी का सेवन अचानक बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहे, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी में दौड़ तो नहीं रहे कि सूखी खांसी हो रही हो, कहीं आप पानी का सेवन कम तो नहीं कर रहे, कहीं आप खाने पानी का मिक्स तो नहीं कर रहे, ऐसी कोई बात करता ही नहीं है, कोई डॉक्टर पूछेगा भी नहीं और हम बताते भी नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी लंबी लाइन है और वो लाइन को क्रॉस करने पर हमारा नंबर आएगा। अगर वो आपको बिठा के कारण पूछ लेगा तो हो सकता है कि जिंदगी भर आपको खांसी होगी भी नहीं, लेकिन अगर वो ऐसा कर देगा तो अगली बार जाएगा कौन उसके पास? वो तो चाहता है कि आप खांसी के मरीज तो रेगुलर रहो ना, दवाइयां बिकेगी कहाँ से? सोच के देखिए, चलेगी कहाँ से सिस्टम? इसलिए जरूरी है कि कोई भी काम है हम कारण को ढूंढें। दूसरा, हमारे अंदर वो कारण छिपा है, कोई गलतियां हो रही हैं, कौन सी गलतियां हो रही हैं, हमारे रियल डॉक्टर कौन से हैं, अगर आपको पता लग जाए तो शायद हो सकता है कि जिंदगी भर आप उन बीमारियों से बच जाएंगे। कौन से कारण हैं? बेसिकली 4 डॉक्टर्स की आज हम बात करने वाले हैं। ये हमने वीडियो का पार्ट 1 बनाया है, रियल डॉक्टर। इसके पार्ट 2 पार्ट आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है आवर रियल डॉक्टर पार्ट 1। कौन से हैं रियल डॉक्टर्स और हम कैसे इलाज करेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ गुड हेल्थ। अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य का मतलब ही क्या है? हम सोचते हैं खड़े हैं तो स्वस्थ है, नहीं। क्या है स्वास्थ्य की परिभाषा? दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना, अर्थात समस्या विहीन होना ही स्वास्थ्य है। किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छी होने की शक्ति को स्वास्थ्य कहते हैं। केवल हम सोचते हैं कि बुखार ठीक हो गया है, खांसी ठीक हो गई है, हम स्वस्थ हो गए, नहीं। हम अंदर से कैसा सोच रहे हैं, जैसे हमारे अंदर विचार आएंगे धीरे धीरे वो विचार भी अगर नेगेटिव होंगे तो हमें बीमारी की तरफ धकेल रहे हैं। तो मानसिक रूप से भी हमें स्वस्थ रहना है, सामाजिक रूप से हमारे दूसरों के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं या नहीं है, कहीं हम लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे, समाज में कोई कलह कलेश तो नहीं हो रहा है, तो हमारा दिमाग उस तरह बैठक रहेगा। और हम सो रहे होंगे, सोने के बावजूद भी हमारा दिमाग चल रहा है। 8 घंटे 10 घंटे सोने के बाद भी हम उठते हैं उतने आलस भरे। इसका मतलब फिजिकली जो किताबों में लिखा था 8 घंटे आप सो गए, लेकिन फिर भी नींद आ रही है, तो मानसिक रूप से आप अभी भी थके हुए हो, इसका मतलब आप नहीं सोए हो। तो इसलिए हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से यदि हर एंगल से अच्छे बनेंगे तभी हम किसी न किसी तरीके से स्वस्थ मान सकते हैं। हमारा पहला डॉक्टर, बहुत ध्यान से 4 डॉक्टरों की बात करेंगे। ये 4 डॉक्टर समझ आ गए तो आपको पता लग जाएगा आपकी बीमारियों की जड़ कहाँ है। पहला डॉक्टर मूत्र त्याग करना अर्थात यूरिनेशन। ये सबसे बड़ा डॉक्टर है जिसको हम बहुत गलत चीज सोचते हैं। मूत्र त्याग कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, ऐसी कहीं पढ़ाई नहीं होती है जैसे हम कर रहे हैं। सबसे बड़ा डॉक्टर है मूत्र त्याग करना। पहले हम देखते हैं कि अगर ये रुक गया या हम टाइमली नहीं करते या हम ऑफिस के काम में लगे हुए हैं, थोड़ी देर बाद में चलेंगे, क्लास में लगे हैं, थोड़ा बाद में चले जाएंगे, या बहुत अर्जेंट काम है, फिल्म को देख रहे हैं, फिल्म का कोई सीन छूट ना जाए, हम वो तो क्या नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा पहले, इसके बाद देखते हैं कि होता कैसे है। देखिए, केवल छोटी सी समस्या आपकी क्या कर सकती है। यदि आपने मूत्र त्याग टाइम पे नहीं किया तो नॉर्मल सी बात है, आपकी जो ब्लाइडर जो है वो भर जाएगा। जब कोई चीज भर जाती है तो प्रेशर मारती है, प्रेशर मारती तो अल्टीमेटली वो जो पार्ट है ब्लाइडर का वो वीक हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम वो प्रेशर नहीं दे पाएगा और आपका टॉयलेट टाइम भी नहीं निकल पाएगा। इसलिए जो टॉयलेट पहले स्पीड से निकलना चाहिए था,
जब वो स्पीड से निकलेगा तो अंदर की गंदगी को बाहर लेके, अगर मान लेते हैं दीवार पे कचरा है, फर्श पे बहुत मिट्टी मैल जमी हुई है और आप पाइप को बहुत प्रेशर दे के मारते हैं तो फटाफट साफ हो जाएगा फर्श, और वही पाइप बहुत आराम से धीरे धीरे चल रहा है तो नॉर्मल बात है आप बाइक धोते हैं, गाड़ी धोते हैं तो नहीं धुल पाते। लेकिन क्या होने वाला है, यदि आपने मूत्र त्याग में समय लगाया है या मूत्र त्याग आप रोकते हैं तो धीरे धीरे वो चीज वहीं रुक जाएगी, और क्या क्या कर सकती है उसके बाद देखते हैं कि क्यों हो रहा है। यदि किसी की किडनी फेल होती है तो सबसे बड़ा कारण मूत्र त्याग है। सोचिए कितनी बड़ी बीमारी जिसके डॉक्टर से अलग है, लेकिन वास्तव में किडनी फेल होने का कारण मूत्र त्याग है। हम सबका साइंस साथ साथ बताएंगे आपको, क्योंकि क्यों आज का समय ऐसा है कि क्यों का आंसर ढूंढना चाहिए हमेशा, बट क्यों की तो बात ही नहीं करते। आप डॉक्टर से पूछेंगे बुखार क्यों आया तो कुछ नहीं बताएगा, कहीं इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन कह के बैक्टीरिया कह के काम खत्म। लेकिन इन्फेक्शन होता क्या है, बैक्टीरिया होता क्या है, वो अंदर पहुंचा कैसे, उससे कैसे हमें बीमार की कोई बात ही नहीं कर रहा। देखिए किडनी क्या होते हैं, हमारी पूरी बॉडी को साफ करने का तरीका यह है कि गंदगी बाहर होनी चाहिए। अब जो किडनी के अंदर जो यूरिन इकट्ठा होता है वो ब्लड में से होता है। जो भी हम खाते पीते हैं उससे रस बनता है, रस से ब्लड बनता है। उसके बाद वो जो ब्लड है वो हर ऑर्गन तक जाएगा, वहां से हर ऑर्गन से गंदगी इकट्ठी करेगा, हर ऑर्गन से गंदगी इकट्ठी करते करते वापस किडनी के पास, क्योंकि हार्ट के बाद जो पाइप है वो किडनी से जुड़ा हुआ है, फिर किडनी के पास जाएगा। किडनी को स्पिंसर लगे हुए हैं, वो क्या करेंगे, वो फिल्टर कर लेंगे, मतलब उस ब्लड में से अच्छी जो चीज़ होंगी वो वापस करके गंदी चीज अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वहाँ एक क्या है, एक छलनी लगी हुई है जिसमें से चीज़ें फिल्टर होती हैं, और फिल्टर होने के बाद जो है वो यूरिन बन जाता है, बाकी जो ब्लड है वापस चला जाता है। तो इस प्रकार से पूरे ब्लड में जो भी गंदगी है वो किडनी तक पहुँच गई। अब किडनी ने क्या किया होगा, किडनी ने क्या किया, उस चीज़ को वापस रिवर्स किया, मतलब टॉयलेट के अंदर डाल दिया। जैसे देखिए ये हमारा जो दोनों पोर्शन यहाँ पे रीढ़ की हड्डी के साथ लगे हुए, ये आपकी किडनी है। किडनी हमेशा पीछे की तरफ होती है। आपने कभी देखा होगा किसी का पथरी होती है तो हमेशा कहता है कि यहाँ से दर्द जा रहा है। अगर दर्द नाभि की तरफ हो रहा है या इसके आसपास हो रहा है, मतलब आपके स्टमक में कोई दिक्कत है, खाना वाना नहीं पच रहा, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो अगर एग्जैक्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और एक ही पॉइंट पे दर्द लगातार दर्द हो रहा है तो वो अपेंडिक्स का दर्द है। जहाँ छोटियाँ बड़ियाँ मिलती हैं वहाँ एक गैप क्रिएट है, वहाँ अपेंडिक्स। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं हिल ही नहीं रहा तो वो अपेंडिक्स का दर्द होगा। और यदि आप इस सेंटर में कभी यहाँ मूव कर रहे हैं, कभी यहाँ मूव कर रहे हैं, कभी, इसका मतलब वो खाने का दर्द है, स्टमक का दर्द है, जिससे आप नींबू काला पानी वगैरह देखें वो ठीक कर सकते हो। लेकिन अपेंडिक्स का दर्द होता है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा टेक्निकल काम करना पड़ता है, जो आप छोटे बच्चे आपको नहीं बता पाएंगे। उसका भी तरीका होता है। डॉक्टर तो क्या करेगा, जैसी कि अगर दर्द है वो अल्ट्रासाउंड कराएगा, ऑपरेशन कर देगा, लेकिन वास्तव में वो आपके शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है जिसे डॉक्टर महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। तीसरा होता है, यदि दर्द हो रहा है और हम कह रहे हैं दर्द पीछे की तरफ जा रहा है, किडनी की तरफ, इसका मतलब जो मूत्र त्याग कर रहे हैं, वो जो थैली बनी हुई है वहाँ पर दिक्कत है, इन्फेक्शन क्रिएट हो गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी किडनी में पथरी बन चुकी है जो रास्ते में फंस रही है, क्योंकि रास्ते में फंस रही है ना, वो चीज़ जान नहीं पा रही, तो वो जो दर्द है वो किडनी का दर्द माना जाता है इसका। अब जब भी हम टॉयलेट करते हैं तो जो हमारा ब्लड ऊपर से आया था हार्ट से, वो ब्लड क्या होगा, वो किडनी की तरफ जाएगा, किडनी उसे फिल्टर करके वापस रिवर्स कर देगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, लगातार टॉयलेट को रोक रहे हो, तो नॉर्मल बात है वही टॉयलेट जो निकल जाना चाहिए था वो पहले तो ब्लैडर पूरा भर जाएगा, क्योंकि आप प्रेशर को दीवार पर रोक के खड़े हो, वो प्रेशर मार रहा है, वो रोक के खड़े हो, तो ये फूल जाएगा। उसके बाद ये जो टॉयलेट था वो वापस रिवर्स, क्योंकि ये नालियों की तरफ आएगा, ये पूरी नलियाँ ब्लॉक हो जाएंगी, और जहाँ गंदगी पड़ी रहेगी वहाँ तो इन्फेक्शन आना ही आना है। यूरिन से नली भरी पड़ी है और आप कह रहे हो नहीं मैं फिल्म देख रहा हूँ, अभी नहीं, बाद में जाऊँगा, या ऑफिस में काम चल रहा है बाद में। अब इसके बाद जो प्रेशर है वो किडनी की तरफ चला जाएगा वापस, तो किडनी क्या करेगी, अल्टी वो जो यूरिन है वो किडनी में इकट्ठा हो जाएगा और वहाँ पर स्टोन बना देगा। स्टोन अलग से कहीं से नहीं बन रहे हैं,
जब आप यूरिन निकाल ही नहीं रहे तो यूरिन का कुछ पार्ट धीरे धीरे वहाँ रुकना शुरू हो जाएगा, रुकेगा तो बैठेगा तो धीरे धीरे क्रिस्टल बन जाएगा, नहीं करेगा। फिर जब आपने किडनी पर लोड डाला तो किडनी को इतना लोड आ गया तो किडनी के ऊपर जो स्पिंसर है वो डाउन हो जाएंगे और किडनी धीरे 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 बिल्कुल सड़ जाएगी, गल जाएगी और आपकी किडनी फिल्टर करना बंद कर देगी तो किडनी फेल। अब आपका हार्ट जो है वो ब्लड फेंक रहा है लेकिन किडनी से फिल्टर हो गए नहीं आ रहा, तो डॉक्टर कहता है आपको तो किडनी चेंज करानी पड़ेगी, 18-20 लाख रुपए लगेंगे, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो गए। क्या ही क्या है आपने, सिर्फ इतनी सी तो गलती की है। तो ये इतनी सी गलती नहीं है बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण गलती है। यदि आप ये गलती ना करें तो सोचिए कितनी बड़ी समस्याओं से आप बचने वाले हैं। तो सबसे पहली समस्या हमने बोला कि किडनी फेल, पथरी होना। आपको पता लग गया पथरी कैसे होता है। अब हार्ट फेल कैसे होता है। किडनी में जो ब्लड है वो हार्ट से आता है। जब किडनी तक हमने हार्ट को भर दिया है तो सोचिए वो वापस हार्ट की तरफ ब्लड जाएगा, रिवर्स हो गया ना। अब वो हार्ट को प्रेशर डाल रहा है कि नहीं आगे रास्ता जाम है, तो हार्ट के ऊपर प्रेशर आ रहा है। जब हार्ट पे प्रेशर आएगा तो हार्ट का जो वाल है वो लीक हो जाएगा, हार्ट को जो बांध देता है वाल वो लीक हो जाएगा और हार्ट में जो छेद आता है, हार्ट में जो प्रेशर पड़ेगा तो आपका हार्ट तो फेल होना है। जब रास्ता क्लियर है, बस एक रास्ते में जा रही है, सबको रास्ता क्लियर है, बस चलती जा रही है, लेकिन आपने देखा पूरा ट्रैफिक जैम हो गया, एक बस खड़ी है, दूसरी बस खड़ी है, तीसरी खड़ी है, और यहाँ पर अल्टीमेटली जा रहा है तो हम कहीं ना कहीं तो फंसेंगे ना। तो जिसको बोलते हैं उदावट, चीजें वापिस की तरफ आ रही है, वापिस रिवर्स की तरफ आ रही है, कोई जाम है। और जब तक गंदगी पड़ी रहेगी, सड़ती रहेगी, तो उसके अंदर जो कि इन्फेक्शन से ब्लड था, इन्फेक्शन यूरिन था, उसको बाहर जाना चाहता, वो इन्फेक्शन धीरे 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 उसके अंदर रुकेगा और आपको इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा। तो सोचिए सबसे बड़ा डॉक्टर हुआ कि नहीं हुआ। फिर आपका एसिडिटी, हार्ट ने हमारे ब्लड को प्योर करना है, लेकिन जब पहला वाला ही प्योर नहीं, अगला कैसे होगा। तो धीरे धीरे हमें एसिडिटी की समस्या होनी शुरू हो जाएगी। शरीर में जब भी सूजन हो, आपने कहीं को हाथ फूल जाता है, पैर फूल जाता है, भारी हो जाता है, समझ लीजिए उसकी किडनी खराब होने वाली है। दैट इज अ इंडिकेशन। आपने कई बार पड़ोस में देखा होगा, पड़ोसी किसी का ना पैर हाथी पैर की तरफ मतलब बहुत फूल सा जाता है, कईयों का बहुत बार, कईयों के चेहरे पे बहुत सूजन आती है, कईयों की आंखों की तरफ पूरी सूजन आ जाती है। तो ये इंडिकेशन है, मतलब क्योंकि पानी वहां नहीं जा रहा, वापस ब्लड में रुक गया। ब्लड में रुकेगा तो मोटापा भी करेगा। कई लोगों में तो मोटापा सिर्फ होता ही इसलिए कि वो पानी भरा हुआ है, पानी जा तो रहा ही ना, यूरिन तो निकलना चाहिए तो रुक गया तो आपका पैर मोटा कर देगा, हाथ मोटा कर, शरीर में चेहरे में मोटापन आ गया या सूज गया, तो समझ लीजिए आपकी किडनी जो फिल्टर नहीं कर रही है। उसके बाद खाना खाते ही अगर किसी को अचानक उल्टी आ रही है, वो पच ही नहीं रहा, अंदर जाते खाते ही उल्टी, इसका मतलब चीजें आगे जा ही नहीं पा रही है, पूरा ट्रैफिक जैम है, तो समझ लीजिए लोड किडनी पे धीरे धीरे बढ़ने वाला है। पेट में असहनीय दर्द, क्योंकि गंदगी नहीं निकली है, वो किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो वो चीजें रुक रही हैं, तो वो पेट में असहनीय दर्द तो होना ही होगा, तो खास तौर पर किडनी की तरफ वो लोड पड़ रहा है। उसके बाद घबराहट होना, क्योंकि चीजें नहीं होंगी तो इंसान को पसीना आएगा, घबराहट होगी, चिंता होगी, बेचैनी होगी, इंसान वहीं का वहीं गिर जाएगा। क्या एक गलती के कारण सर में दर्द, गैस ऊपर की तरफ चढ़ रही है, क्योंकि हार्ट जब काम नहीं करेगा तो ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा, चीजें रिवर्स हो रही हैं, वो गैस बनाएगी, गैस सिर पर चढ़ेगी तो सिर दर्द होगा अपने आप ही। उसके बाद हार्ट का वाल लीक होना। अब सोच लीजिए हमारा पहला डॉक्टर हुआ कि नहीं हुआ। तो परमात्मा ने तो डॉक्टर आपको भेज ही रखे हैं। अब सोच के देखिए, आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी का किडनी फेल है तो कह रहे भाई ये डिपार्टमेंट ये नहीं है, वहां जाओ, क्योंकि किडनी का वो डिपार्टमेंट है, वो डॉक्टर ढूंढूंगा। आपका हार्ट फेल है, नहीं भाई कहाँ पे आ गए, वहां जाओ, हार्ट का डॉक्टर तो वहां पे, पथरी है तो आपका डॉक्टर वहां पर है, सूजन है तो आपको वो डॉक्टर वहां मिलेगा, सर में दर्द है तो आप उस पर जाओ, पेट में दर्द है अपेंडिक्स वाले पास जाओ। जो कितने डॉक्टर बना दिए, इतने हम कह रहे हैं, इतने बीमारी कहाँ से रही, कोई सोचता ही नहीं है, कहीं से भी नहीं आ रही, आपके स्वयं की गलती से आ रही है। क्योंकि हमें आज की डेट में कोई भी इस प्रकार की शिक्षा नहीं देता, इसलिए हमें लगता है कि यूरिन एक नॉर्मल प्रोसेस है, गए तो गए, नहीं तो नहीं गए। तो अगर हमारा यूरिन की स्पीड अब कम हो चुकी है, अगर हमारे यूरिन की स्पीड अब कम हो चुकी है
और हमें लगता है कि यूरिन रुक के आने लगा है। आपने देखो घर में कई बार पेरेंट्स को, मदर को, फादर को रात को यूरिन रुकने लगता है, या कहीं बहुत बार जा रहा है तो यूरिन कई बार रुक ही जाता है, कई बार आता भी नहीं है, तो समझ लीजिए आपकी किडनी धीरे 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 अब नेगेटिव की तरफ जा रही है, खराब होती जा रही है। तो बहुत जल्दी समझने की ज़रूरत है, बहुत जल्दी सुधार की ज़रूरत है। यदि उसमें सुधार कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहला सुधार जो करना है, जो इसके लिए हम आज बैठे हैं, दैट इज़ यूरिन। टाइमली जब भी आए आप उसे निकाल दीजिए, और इसके लिए ज़रूरी है नंबर 1 पानी की मात्रा शरीर में मेंटेन रखना। एक चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। हम सोचते हैं पानी किसने कह दे 4 लीटर पी जाओ, पूरी बोतल लड़के जाओ, वो तो और ज़्यादा नुकसान कर देगी। जैसे ही आप पानी पिए तो ऑन द स्पॉट किडनी को इतना सारा फिल्टर करना पड़ जाएगा, आपकी किडनी लोड नहीं ले पाएगी बेटा, वो लोड नहीं ले पाएगी, खराब हो जाएगी। तो क्या करना है, पानी को पीना है लेकिन पैटर्न में। अगर आपको लगता है कि आप 2 लीटर पानी 3 लीटर पानी पी रहे हो, तो 3 लीटर पानी को 30 बार में पिएंगे ना। हम क्यों 3 मिनट पर 2 बार पिएंगे? भाई छोटा कप है, हम बस उतना पानी पिएंगे, ताकि मुंह में पानी रखा, थोड़ी लार मिक्स हुई, फिर अंदर गया, फिर दूसरा मुंह में पानी रखा, लार रखी तो अंदर गया। जब धीरे धीरे पानी अंदर जाएगा तो किडनी पे लोड नहीं डाल रहा, तो पूरी बॉडी को मॉइस्चर मेंटेन कर रहा है, पूरी बॉडी का। क्योंकि जब मैंने 1 घूंट पानी पिया तो उसका सलाइवा रहा, वो सलाइवा उसमें मिक्स होगा और धीरे धीरे वो अंदर जा रहा है, तो पता भी नहीं लगेगा किडनी को लोड पड़ गया। क्योंकि धीरे पिएंगे तो धीरे निकलेगा ना, प्रेशर आएगा और वो पूरी बॉडी को क्लीन करता चला जाएगा। इसलिए अगर पानी पीते हो तो बहुत धीरे धीरे पानी, हमें 3-4 लीटर जो भी बॉडी रिक्वायरमेंट है वो पानी पी लेना चाहिए, लेकिन पानी पीएंगे तो धीरे। ऐसे ही जब दवाएं खाते हैं, कोई काढ़ा पीते तो एक बार इकट्ठा काढ़ा नहीं पीना। हमें लगता है कि गिलास का नहीं, आपको क्या करना है, छोटा कप आधा। आपको अगर काढ़ा पीना है, मान लेते हैं हमें बताया आपको काढ़ा, तो आपने करते 300 ग्राम पानी 100 ग्राम किया, तो उसे 10 बार में पिएंगे ना, हम 2-2 चम्मच करके पिएंगे। आपने देखा हॉस्पिटल्स में दवाई एक साथ नहीं, तो पूरा दिन ड्रिप करती है, धीरे 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 धीरे, तब वो काम करती है। और हम सोचते हैं एक ही बार पी जाए, ऐसा नहीं होता बेटा कभी। जो भी चीज़ें बहुत धीरे धीरे, इसलिए पानी तो पीना है, आपने 3 लीटर का 4 लीटर भी पी लो जितनी ज़रूरत है, लेकिन एक ही बार में गिलास को गटको मत। जो कितना बड़ा नेगेटिव कॉन्सेप्ट हम सब करते हैं। पहली बात तो खड़ा होकर पी रहे हैं, पहला नुकसान। जो खड़ा होकर पिएगा तो कंफर्म है 10 से 12 साल बाद उसका पहला घुटना खराब हो जाएगा, फिर दूसरा घुटना खराब हो जाएगा, फिर वो जिंदगी में चल नहीं पाएगा। क्योंकि अचानक लोड पड़ेगा तो पानी पड़ते 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 वहाँ का तेल खत्म हो जाता है ना, तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं नुकसान की चली जाएगी। इसलिए पानी तो पीना है, लेकिन क्या करना, धीरे। दूध पियोगे तो खड़े होकर पी सकते हो, दूध पी सकते हैं क्योंकि उसमें चिकनाहट है, कहते हैं चिकनाहट नीचे तक पहुँच जाए, पूरी बॉडी में पहुँच जाए। तो दूध जब भी पिए तो आप क्या कर सकते हो, खड़े होकर पी सकते हो, लेकिन पानी जब भी पिए तो बैठ के पीना है। दूसरा, पानी क्या करना है, धीरे धीरे घुट करके पीना है। एक साथ बोतल को मुंह नहीं लगाना, आप धीरे धीरे। इवन घर में लगता है कि नारियल पानी आया है, बुखार हो गया है, तो एक ही बार में पूर्ण मत पियो, उसे 5 पार्ट में धीरे धीरे करके पियो, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट है बजाय कि आप एक ही बार में नारियल पानी पियो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए। जब हमने पानी पिया है तो नॉर्मल सी बात है, हमने पानी क्या किया है, धीरे धीरे पिया है। अब किडनी में लोड कम हो गया ना, जब किडनी में लोड कम हो गया तो धीरे धीरे निकाल रहे हैं। दूसरा, पूरी बॉडी के सेल्स तक पहुंचाना है पानी, पूरी बॉडी के, पूरी बॉडी। जब हम मुंह से पी रहे हैं तो पूरी बॉडी ऑर्गन्स को पानी को डाइल्यूट कर दिए, और वैसे डायरेक्टली स्टमक में जा रहा होगा, डायरेक्टली स्टमक में जा रहा है। हम डायरेक्टली स्टमक में क्यों डालेंगे, हम इतनी धीरे पिएंगे कि बाकी जो इंद्रियां वो भी पानी को एब्जॉर्ब करें और पूरी बॉडी में पानी पहुंच जाए। तो आपने पहला डॉक्टर, कैसा लगा आपको पहला डॉक्टर? बढ़िया। और ये मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो आपकी किडनी को, हार्ट को, लिवर को सबको ठीक कर सकता है। तो मुलाकात होगी पहले डॉक्टर से। यस सर। चलिए अब दर्शन कर लेते हैं अपने दूसरे डॉक्टर की तरफ। हमारा दूसरा डॉक्टर, डिफिकेशन मतलब मल त्याग करना। आपने देख लिया होगा, इस प्रकार की वीडियो यूट्यूब पे तो नहीं आती। यस सर। केवल एक ही चैनल है, आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन, दवाइयों के बिना जीवन सीखें, ठीक है, वहीं आ सकती हैं। क्योंकि आप कहीं भी सर्च करें, इन चीज़ों के बारे में कोई बात ही नहीं करता। हम सोच ही नहीं सकते ये क्या बात कर रहे हैं, यूरिन से इतनी बीमारी खत्म हो सकती है। तो
आज के बाद हमने एक पहला तो कंफर्म कर लिया, यूरिन के प्रेशर को भले ही रात को 2 बजे आए, हमारी नींद खराब होने दो, लेकिन तो उठ के निकाल दीजिए। समझ लीजिए बच गए आप, कितनी बीमारियों से बच गए। और ये जो बात बताई जा रही है, ये अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है। ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है, अपने पेरेंट्स को दिखाना है। बता लगी बेटा। हमारा दूसरा डॉक्टर है मल त्याग डिफिकेशंस। अब सोचिए मल त्याग, इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, पहले देखते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बारे में। मल त्याग नहीं करेंगे तो कंफर्म है धीरे 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 हमारा मल रुकने लग जाएगा, सूख जाएगा वहीं पड़ा पड़ा, और हमें कब्ज कर देगा। अगर ऐसा हो गया तो सोच लीजिए आपके साथ क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात है न्यूट्रिशन, आपकी बॉडी जो सूखी है, न्यूट्रिशन है नहीं। उसके बाद माइंड में इन्फ्लामेशन, चीज़ें घूमने लगेंगी, चीज़ें क्योंकि गैस जो पास होती रुक गई, रुकेगी तो ऊपर की तरफ आएगी, तो पहले तो पेट में ही दर्द कर देगी, सिंपल सी बात है। हम कहेंगे अचानक पेट में दर्द, पूछते हैं पोटी आई कि नहीं आई, नहीं आई है, रुक रही है, पानी नहीं बता नीचे, वो सब सूख गया अंदर जाके। उसके बाद डिप्रेशन, हमें बुखार तो होना ही होना है, कंफर्म है। किसी ने अगर मल त्याग 2-3 दिन रुक गया तो उसको बुखार होगा। क्यों होगा? क्योंकि गैस निकलनी चाहिए थी, पसीना भी नहीं निकला, गैस भी निकली, वो हीट अंदर ही अंदर बढ़ती जाएगी। ऊपर से बैठे पंखे के नीचे, कूलर के नीचे, तो कहीं तो निकाले गर्मी को, कहीं नहीं निकल पा रही। तो हमें जो पित्त का बुखार है वो इसी के कारण ही होता है, धातु निकलना, फैटी लीवर। देखिए अगर यूरिन की समस्या है तो आने वाले टाइम में किडनी खराब होगी, लेकिन अगर जिसका मल त्याग की समस्या है, कब्ज है, तो कंफर्म है आने वाले टाइम में उसका लीवर खराब होगा। जिस इंसान को पीलिया हो जाता है, ध्यान रखिए, जिसको पीलिया हो जाता है, जिसका लीवर खराब है, डॉक्टर कह रहे हैं फैटी लीवर है, लीवर खराब हो रहा है, लीवर की कोई भी समस्या बताता है, लीवर की कोई भी समस्या बताता है, कोई कहता है फैटी लीवर, तो 90% आप कभी भी आपके पेरेंट्स टेस्ट कराएंगे तो मिलेगा ही मिलेगा, दैट मीन्स कब्ज। तो जिसको भी फैटी लीवर की समस्या है, जिसको लगता है लीवर खराब हो रहा है, लीवर डैमेज हो रहा है, चीज़ें पच नहीं पा रही हैं, पेट में हमेशा गैस सी बनी रहती है, हमेशा हल्का हल्का फीवर हमेशा हमारे माइंड में रहते हैं, थकावट बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मल त्याग नहीं हो पा रहा है। उसके बाद आंतों में इन्फ्लामेशन हो गया, विटामिन सब खत्म हो जाते हैं, पड़े पड़े चीज़ सड़ती है ना, वो विटामिन, गैस, दर्द, भारीपन, नसों में भारीपन, शुगर, पीलिया और बवासीर की समस्या। कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो कहे कि मुझे बवासीर है और कहे कि लूज मोशन हो रहे हैं या फिर कब्ज नहीं हो रहा, होगा ही होगा। शुरुआत यही है। देखिए बवासीर क्या है, चीजें जाई नहीं ना, जब चीजें गई ही नहीं तो रुक गई, तो रुकेंगी तो जो पानी बड़ी आंत में पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे वहीं अब्जॉर्ब हो गया, पानी वहीं, अब पानी बचेगा ही नहीं। अब सोचिए इतना भारी मल त्याग वो कर नहीं पाए, अब ऊपर से प्रेशर डालेगा। हम कोशिश करेंगे मल त्याग हो जाए, किस तरीके से पोटी आ जाए, हम जोर लगाते हैं, अब जोर लगा रहे हैं और जोर लगा रहे हैं, तो नीचे कहीं ना कहीं चीजें फंस रही हैं, तो आस पास के सेल्स को डैमेज कर देंगी, और जो गुदा द्वार है वो नीचे की तरफ सरक जाएगा, सरेगा तो कहीं ना कहीं सर कहीं घसीट मारेगा, घर्षण करेगा तो वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाएगा। अब सोचिए यदि हमारा पेट बिल्कुल साफ होता, रास्ता क्लियर होता और रिलैक्स होकर चीज़ें निकल रही होती, तो कोई चीज़ जाम होती ना, पानी सूखता ही ना, नहीं सूखेगा पानी, आराम से होगा, कहाँ से बवासीर हो जाएगा। लेकिन हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बवासीर हो गई है। अब वो ये नहीं पता क्यों हो गई है, कहीं आपने कोई गर्म चीज़ तो नहीं खा रहे, कहीं कोई सूखी चीज़ तो नहीं खा रहे, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खा रही जो अंदर जाके पानी को सुखा देती है, कोई नहीं पूछता, बस बवासीर हो रही है, कोई नहीं आप ये गोली खाता रहो, गोली और गर्म होती है। अब वो और गर्म होगी तो और पानी को सुखा देगी ना, पहले बेचारे को पानी की समस्या आ रही है, नरम नहीं हो पा रही, उसको तो तेल पिलाना चाहिए था, उसको तो घी पिलाना चाहिए था, तेल पिला, चीज़ें नरम करनी चाहिए थी, उसका अनीमा कराना चाहिए था ताकि ये निकल जाए, चिकनाहट जितनी हो, ताकि चीज़ें चिकनी चिकनी होए, स्लाइड मारें, जैसी वो चीज़ें चिकनी हो जाएंगी, हमारी आंतें चिकनी हो जाएंगी, नरम हो जाएगी तो स्लाइड मारेगा ना, और हम सूखा सूखा ही करते हैं। अब सोचिए मैंने चिप्स खा लिया, मुरमुरे खा लिए, कुरकुरे खा लिए, ये वो बेसन खा लिया, कोई भी ऐसी चीज़ जो वाई बादी है, हम क्या कर रहे हैं, छोला भी खा रहे हैं, मटर भी खा रहे हैं, कुलचा भी खा रहे हैं,
दुनिया भर के चना भी खा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कब्ज तो होना ही है। गैस बनाने वाली कोई भी चीज अगर बवासीर का इंसान खा रहा है तो जिंदगी भर उसकी बवासीर ठीक नहीं होगी। वो कोशिश करता रहे, वो पूरी जिंदगी दवाई लेगा तो भी ठीक नहीं होगा। बेटा कोई भी चीज जी सबको पता होता है घर में, लेकिन उसको ज्ञान वो लिंक नहीं कर पाते। आपके घर में मम्मी को पापा को पता है गैस बनाएंगी, क्यों बनाएंगी? क्योंकि चना है, बेसन है, मुरमुरे को रख रहे हैं। अब सोच के देखिए, दिमाग थोड़ा सा लगाइए, जब ये अंदर जाएगा तो पानी को सिकोड़ लेगा ना, निचोड़ लेगा। जब पानी हमारी आंत में खत्म हो गया तो आगे जो है वो फंसेगा नहीं फंसेगा चीजें। और यही अगर मैंने घी पिलाया होता, पहले वाले टाइम में लोग क्या करते थे, जब सब्जी खाते थे उसमें घी लगाते थे, कच्चा घी डालते थे। अब वो स्लाइड तो मारेगा ही मारेगा। फल फ्रूट खाते थे तो छिलके के साथ खाते थे, अब हम छील रहे हैं। घिया खाते थे, भगवान ने हर सब्जी दी है लेकिन छिलके के साथ पर्पस ये है क्योंकि छिलका ही ऐसा है जो चीजों को बाहर निकालेगा। अगर आप गाजर खा रहे हैं छिलका उतार दिया, करेला खा रहे हैं छिलका उतार दिया, तोरी खा रहे हैं छिलका उतार दिया, घिया खा रहे हैं छिलका उतार दिया। अब सोचिए छिलका तो उतार दिया आपने, जब वो उतार दिया तो अंदर जाके अब वो डाइजेस्ट कैसे होगा? नहीं होगा, क्योंकि वही एक ऐसा फाइबर था जो साथ में मिलता और उसको नीचे लेके आता। तो करिए, ऊपर से डॉक्टर ने कह दिया आपकी समस्या है, आप वो घी भी बंद कर दीजिए, जो चिकनाहट कभी जानी थी वो भी खत्म। अब सोचिए चिकनाहट तो जा ही नहीं, पूरा दिन गैस। जो चीज गैस बनाती है वो गैस तो पानी को सुखाती है। खाली खाली गैस होंगे तो वो पानी सुखाएगी। तो कोई भी चीज हम खा रहे हैं, गैस बनाने की चीज खा रहे हैं। हम राजमा भी खाना चाहते हैं, हम लोबिया भी खाना चाहते हैं, हम मटर भी खाना चाहते हैं, हम आलू भी खाना चाहते हैं, हम गोभी भी खाना चाहते हैं, तो कह रहे बवासीर ठीक हो जाए। कैसे हो सकती है? यही तो इंसान को समझ नहीं आ रही। और इंसान सोच रहे दवाइयों से, जब वो दवाइयों से हुई नहीं तो दवाई से ठीक कैसे होगी? आपकी गलती से हुई है, आपकी गलती सुधारोगे तो ठीक हो जाएगी बिना दवा। बहुत सिंपल सी बात है। तो देखिए पीलिया, आंखों की समस्या, जिसकी आंखें जलती हैं, सर में बिल्कुल जलती है, पूरी बॉडी पेन करती है, तो समझ लीजिए गैस। वो क्या है? कहीं ना कहीं हम चीज़ों को रोक रहे हैं और रोकने से सोच रहे कि गुब्बारा है, एक पाइप है, वो क्लीन रहना चाहिए। आप एक जगह ब्लॉक लगा रहे हो, ऊपर से चीज़ें डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो। तो हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, इतना तो ज्ञान सबके पास होना चाहिए। लेकिन इस अंधकार में युग के अंदर चाहे उस डॉक्टरों के जाल में फंस के हम कुछ नहीं सोचते हैं, ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। हम किसी दवा की बात नहीं कर रहे, हम उन डॉक्टरों से मिलवा रहे हैं जो आपके अंदर बैठे हैं, बस उनकी नॉलेज आपके पास नहीं है। आज के बाद अपने दूसरे डॉक्टर को भूलना नहीं है। देखिए आखिर ये क्यों हो रहा है? देखिए हम थोड़ा टेक्निकल रीजन बताते हैं कि हमें आखिर ये कब्ज वही क्यों जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम पहले जनरल टॉयलेट में बैठते थे तो हमारा एंगल 35 पे होता था और आराम से बैठ के पेट में प्रेशर पड़ता था और हमारी कब्ज नहीं होती थी। अब क्या हो गया, क्योंकि मॉडर्न टॉयलेट में बैठने लगे हैं तो अब ये चीज स्टेट हो गई। स्टेट होने से जो पिक्चर है वो बंद हो जाता है और चीज़ें निकल नहीं पाती। लेकिन जैसे आप आगे झुक के तरफ बैठते हैं या फिर आगे आप स्टूल रख दोगे ना तो चीज़ें खुल जाएंगी। खुलने से क्या होगा, ये एरिया बड़ा हो जाएगा और आपका जो मन है वो आराम से त्याग कर लेगा। पहले पर देखिए, मैं दिखाता हूँ कैसे। देखिए नॉर्मली हमारा ये स्टैंडर्ड होता है। अब क्योंकि क्लासिकल टॉयलेट तो हमारे यहाँ बहुत कम अवेलेबल होती हैं, लोगों को बैठने में दिक्कत होती है, हालांकि नहीं होना चाहिए, तो कोई बात नहीं। आपके घर में एक ऐसा स्टूल सा आगे रख लीजिए। जब स्टूल सा रख लेंगे तो हमारा पैर ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो हमारा जो एंगल है वो ये बन जाएगा। जैसे एंगल ये बन जाएगा तो हमारा जो एरिया है ना, मान लिया एरिया जो फंस रहा था वो फंसेगा नहीं। जैसे आप 90 पे बैठे तो वो चीज़ फंस जाती है, लेकिन जैसे आप ऐसे बैठे तो वो एरिया खुल जाएगा। खुलेगा तो आराम से मन त्याग हो जाएगा। तो पहला तो कोशिश करें कि आप जनरल टॉयलेट बैठे, नहीं बैठ पाते तो आप इस तरीके से बैठेंगे तो शायद मन त्याग पाओगे। तो देखिए सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही अगर मन त्याग नहीं हुआ तो ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे स्पाइनल तक पहुंचेगी, तो ये सारी प्रॉब्लम तभी क्रिएट हो रही है। तो ये आपका बेटा दूसरा डॉक्टर था। तीसरा बेटा क्या होता है, इसी में फिलहाल मुझसे अगर हम अलग एंगल से सोचते हैं, आपको पता है हमारा जो स्टमक है वो थोड़ा सा किस तरफ होता है, राइट की तरफ नहीं लेफ्ट की तरफ है।
इसलिए अगर आप पहली बात है खाने के बाद ऑन द स्पॉट सोना नहीं चाहिए, फिर भी अगर सो रहे हैं तो आप थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ सोइए, लेफ्ट की तरफ सोइए ताकि स्टमक इस तरफ आ जाए। तो स्टमक देखिए, आप राइट में सोएंगे तो स्टमक ऊपर चढ़ गया, ऊपर जाएगा तो गैस कभी यहाँ जा रही है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट की तरफ सो रहा तो देखिए कितने आराम से चीज़ें नीचे, और वहाँ पर क्या होगा, हमारा जो HCl इकट्ठा है, खाना आराम से पहुँच गया, थोड़ा इजीली डाइजेस्टेबल भी हो जाएगा। तो ये सोने का तरीका आप थोड़ा सा देख लीजिए। दूसरा, जब सोएंगे तो टांगें थोड़ी सा सीधे होनी चाहिए, मुड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो चीज़ें गैस पास नहीं कर पाती। तो जब सोएं लेफ्ट साइड को सोएं और पैरों को थोड़ा सीधा रखें, जैसे विष्णु भगवान का पोज होता है ना, उस तरीके से रखें। तो अगर हम सोएं तो इस तरीके से सोएंगे थोड़ी देर के लिए, पहले बाद में आप करवा दे सकते हो। लेकिन अगर स्टार्टिंग में जब भी आप सोने लगे रात को भी, तो कम से 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा इस तरीके से सो जाए। बाद में कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ें चलने लग जाए। देखिए हमारा तीसरा डॉक्टर श्वसन, सांस लेना, ध्यान रखिए, ये तीसरा डॉक्टर है श्वसन, मतलब सांस लेना। हम सोचते हैं कि तो बहुत नॉर्मल सी बात है, सांस तो ले रहे हैं। नहीं बेटा, हम सांस नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये, इतने बड़ा झूठ हम सबको बताया गया है, और ये सबसे बड़ा झूठ है कि हम सांस ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ उतनी सांस ले रहे हैं कि जिंदा है, सिर्फ उतनी सांस ले रहे हैं। और वो जिंदा रहना और स्वस्थ रहने की डेफिनेशन अलग होती है। जिंदा वो भी है जो बीमारियों से पड़ा हुआ है, और हम भी हैं। लेकिन वास्तव में सांस लेना बहुत अलग प्रक्रिया है, बहुत ही अलग प्रक्रिया है। जिस इंसान को ढंग से सांस लेनी आ गई ना, समझ लो आपकी बीमारियां वैसे ही ठीक हो जाती हैं। तो पहले देखते हैं, ढंग से अगर सांस नहीं ले पाते तो क्या क्या हो सकता है। देखिए, आपको अस्थमा जो दमा होता है, कई लोग कहते हैं अस्थमा हो गया, दमा हो गया, उसको सांस लेने का पता ही नहीं, सांस लेते कैसे हैं। हम नॉर्मली बैठते हैं, हमारा पेट तो आधा ही दब जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि सांस इतनी हल्की हल्की। तीसरा क्या होता है, मोस्टली हम दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। अब आपने देखा होगा कि दौड़ते रहते हैं, भागते हैं, तो सांस स्लो चलती है, स्पीड चलती है। जब स्पीड से चलेगी तो सांस पूरी जाएगी, आधी जाएगी, आधी जाएगी तो लंग्स तक सांस नहीं पहुंच पाएगी ना। जबकि हमारे शास्त्रों में दौड़ने भागने की बात नहीं लिखी गई है। शास्त्रों में कहा गया है सुबह उठ के दौड़ भाग नहीं करनी है, सुबह उठ के हल्का सा व्यायाम करने के बाद प्राणायाम करना है, प्राणों का आयाम करना है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्योंकि सुबह क्या होता है, पूरा एनवायरनमेंट क्या है, शुद्ध है, प्योर है, पूरी रात कोई पोल्यूशन नहीं था, ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट है। ऐसे टाइम में लंबी सांस, आप कोई भी क्रिया कीजिए, आप कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, जो भी योग शास्त्र में दे रखे हैं, लेकिन आपको सांस को लंबा खींचना है, लंबा खींचना है। जब हम सांस लेंगे तो पूरी सांस अंदर, उस पर होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। देखिए जब सांस ऑक्सीजन अंदर गई है, वो आपको मिक्स तो होने दीजिए। कम से कम हमारी जो सांस अंदर गई है, लंग्स तक पहुंची है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आई है, उसको एक्सचेंज तो होने दीजिए कम से कम। एक बार एक्सचेंज हो जाए फिर आप बाहर निकालिए। हम बस लेते हैं, हल्की सी जाते। अब सोचिए, देखिए हम सांस ले रहे हैं, शास्त्रों में एक नियम लिखा गया है कि हमें सिर्फ 8 से 10 बार सांस 1 मिनट में लेना चाहिए। शास्त्रों का नियम है। हम तो पता नहीं 20-40 बार ले लेते हैं। अब अगर 8 से 10 बार लेंगे तो सोचिए कितना लंबा लंबा सांस जाएगा। तभी जब भी हमें कमजोरी फील होती है तो हम क्या करते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया बढ़ाते हैं। जब वो लंबे सांस लेते हैं ठीक होते हैं। अब बाबा रामदेव जी जो कराते इतनी बड़ी योगशाला बन गए, वो सिर्फ एक श्वसन के कारण, बस सांस। दुनिया का कोई भी योग कीजिए, कोई भी प्राणायाम, पर्पस यह है कि सांसों पर नियंत्रण, हमें अपने सांसों को बढ़ाना है। दिन में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना टाइम हो सके कोशिश करें कि सांस लें, रोकें। और नियम ये होते हैं, जब आप सांस लें तो आपका डायफ्राम नीचे की तरफ आना चाहिए। जैसे सांस ले रहे हैं तो सांस जब लें तो पेट अंदर नहीं, पेट को बाहर ले जाना है। जैसे ही पेट को बाहर आएगा तो आपका जो डायफ्राम है वो नीचे आएगा। देखिए सांस लीजिए, चेस्ट और पेट दोनों खुलना चाहिए। सोचिए कभी सांस लिए हुए ऐसे, उस पर रोकना भी है। देखिए एक बार सांस लीजिए,
चेस्ट भी बाहर, पेट भी बाहर, जितना होल्ड कर सकते होल्ड कीजिए और फिर धीरे धीरे छोड़िए। चेस्ट भी अंदर, पेट भी अंदर, पूरा खाली करना है, फिर रोकना। फिर ये आपका एक सांस लो, ये आपका एक सांस लो। तो सोचिए, हम तो ले ही नहीं रहे सांस। अब अगर नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको जो खांसी लगातार आ रही है, इसका मतलब हमारा लंग्स क्लियर नहीं है, हमारा लंग्स साफ नहीं है। अगर हमने रेगुलर सांस ली होती तो हमारा लंग्स साफ होता, गंदगी इकट्ठी ना होती। हमने कचरा कभी साफ किया ही नहीं लंग्स का, बस जितने भी काम चल रहा है। खांसी आ तो नहीं रही ना, लेकिन जब आती है जाती नहीं है, क्योंकि लंग्स हम साफ ही नहीं कर रहे। तो इसलिए यदि हम रेगुलर ऑक्सीजन लेते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे, तो आपका लंग्स साथ 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 साफ होता रहेगा। तो आने वाले टाइम में अस्थमा, दिमाग, खांसी होगी भी नहीं। उसके बाद खून की कमी बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं खून कम हो रहा है, वो तो होगा बेटा, थकावट भी होगी, खून की कमी भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारा जो खून है, ध्यान रखिए, हमारा जो खून है वो सिर्फ सांस से ही साफ हो रहा है। जो हम खाने में खाना खाते हैं उसमें भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन डालते हैं। तो बिना ऑक्सीजन के, आप साइंस में पढ़ते हैं, बिना ऑक्सीजन के हमारा ब्लड साफ नहीं होता है। जब ऑक्सीजन जा नहीं रही, ब्लड साफ हो नहीं रहा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बसी हुई है, और वही ब्लड पूरे ऑर्गन तक वापस पहुंचा रहे हो, वही गंदा ब्लड फिर पहुंच रहा है, तो कौन से ऑर्गन को, ना आंख को वो आपके ऑर्गन अच्छी ब्लड सप्लाई हो रहा है, ना नाक को, ना हार्ट को, ना लंग्स को, किसी को भी असली अच्छा साफ ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है। वही गंदा ब्लड दोबारा आया हार्ट के पास, हार्ट ने लंग्स में भेज दिया। लंग्स सोच रहा था ऑक्सीजन आएगी, वो ऑक्सीजन तो इतनी सी आई 10%, उसने इतना सही ब्लड प्योरीफायर वापस गंदा ब्लड उठाया, हार्ट में भेज दिया, हार्ट ने फिर बॉडी में भेज दिया। उसके बाद फिर तो हार्ट तो पूरा दिन कोशिश कर रहा है कि वापस लंग्स तक ब्लड पहुंचाने की, कि किसी तरीके से ब्लड पहुंच जाए। और यदि ब्लड पहुंच जाएगा और ऑक्सीजन मिल जाएगी तो आप फ्री हो जाओगे ना कम से बीमारियों से। इसलिए ये बहुत बड़ा डॉक्टर है। अगर कोई ये चाहता है आने वाले टाइम में उसके ब्लड हमेशा साफ रहे, हार्ट अटैक कभी ना आए, हार्ट अटैक कभी ना आए, तो आपको ध्यान रखना है, आपको सांस लेने का नियम पता होना चाहिए। उसके बाद स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो स्किन में पिंपल्स हैं, मुहासे आ रहे हैं, या हमें कहीं रैशेस हो रहे हैं, स्किन सूख रही है, तो समझ लीजिए, ध्यान रखिए, आयुर्वेद कहता है रस से ब्लड बनता है। ध्यान रखिए, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। आयुर्वेद कहता है रस से ब्लड बन रहा है और ब्लड से स्किन बन रही है। तो आपकी पूरी बॉडी जो स्किन बनी हुई है वो ब्लड से बनी है। अब सोचिए, अगर ब्लड गंदा होगा, उसमें केमिकल होगा, वो दूषित होगा, तो स्किन भी तो दूषित होगी। कभी हम कहते हैं स्किन में मुहासे हो गए, कभी कहते हैं स्किन वाइट हो गई, कभी कहते हैं ब्लैक हो गई, कभी कहते हैं हेयर जा रहे हैं, ठीक है, स्किन सूज जाती है, कहीं हम कहते हैं रैश हो जाता है, कभी लाल हो जाती है, कभी खुजली हो जाती है, स्किन खराब होती है। जिसको भी स्किन खराब हो रही है, खुजली हो रही है, रैश हो रहा है, स्किन वाइट हो रहा है, स्किन में पिंपल आ रहे हैं, समझ लीजिए उसका ब्लड खराब हो गया है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, जो अंदर है वो बाहर दिखता है। इसका मतलब हमारा खान पान ठीक नहीं है, हमारा ब्लड साफ नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहला काम, खाने के साथ साथ दवाइयों की तो बहुत दूर की बात है, इसका मतलब पहले ब्लड को साफ कर लीजिए। अब ब्लड को कई चीज़ें साफ करती हैं। पहला, जो भी नेचुरल पेड़ पौधे हैं, जिस पेड़ पौधे में हल्की सी कड़वाहट है, जैसे करेला है, नीम है, ये हल्के से कड़वे होते हैं, कड़वा सुना ना आपने? तो जो भी कड़वे कसाले पेड़ होते हैं, तुलसी है ना, इन सबको अगर मैं काढ़ा बना के पी लूँगा, लेकिन पार्ट्स में, एक ही बार इकट्ठा नहीं पीना, तो समझ लीजिए वो जैसी ब्लड में जाएंगी आपके ब्लड को साफ कर देगी। लेकिन एक दिन में ब्लड खराब नहीं होता तो एक दिन में साफ भी नहीं होता कि हमको 5 दिन से पी रहे, नहीं। आपके स्किन को खराब होने में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगे हैं। आपको रेगुलर इंटेक करना होगा। साथ में प्राणायाम भूल नहीं सकते हैं, भूल ही नहीं सकते प्राणायाम को। अगर कोई इंसान सोच रहा है मैं प्राणायाम कर लूँ और खाली स्किन की कर, नहीं, आपको दोनों काम करने हैं। सोच लीजिए, उसके बाद स्किन की समस्या नहीं आएगी। अगर आपका ब्लड ठीक हो गया, स्किन ठीक हो गई, तो नॉर्मल सी बात है आपकी आईज भी ठीक रहेगी। क्यों? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे ही आप शीर्षासन या अर्ध शीर्षासन करेंगे, टांग ऊपर, सिर नीचे, या कहीं धड़ तो नीचे होगी, तो आपका ब्लड वापस नीचे की तरफ आ रहा है ना,
क्योंकि मशीन क्या करती है, नीचे तो भेज सकते ऊपर नहीं ले पा रही, इसलिए पहले सिर के बाल उठते हैं, छाती के पैर के कम उठते हैं, क्योंकि वहां तो ब्लड पहुंच ही रहा है। पहले ऊपर की स्किन खराब होती है, नीचे की बाद में होती है, क्योंकि वहां तो ब्लड पहुंच रहा है, लेकिन ऊपर स्किन में आपका ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो धीरे धीरे ऊपर से स्किन खराब होती है, धीरे धीरे फिर वो बीमारी नीचे 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 चली जाती है। लेकिन अगर मैं शीर्षासन करूँगा, अर्ध शीर्षासन करूँगा, हलासन करूँगा, कपाल भाती करूँगा, अनुलोम विलोम करूँगा, तो आपका ब्लड साफ, आप बीमारी से मुक्त। तो देखिए स्किन प्रॉब्लम से हम बच गए। पूरे शरीर में कोई अगर ये कह रहा है कमजोरी आ रही है, बार बार नींद आती है, आपकी उठने की आती है, पता नहीं आजकल क्या हो गया, चक्कर आने लग गए, जैसे ही निकलते हैं बाहर तो सारे चक्कर आते हैं, सुना ना घर में मम्मी कहते हैं सिर में भारी कौन सा रहते हैं, आज तो पूरा शरीर टूटा हुआ है, सुबह उठ कर एनर्जी नहीं मिल पाती है, हर पूरा अंग दर्द कर रहा है, समझ लीजिए ये इंडिकेशन है कि आपका ब्लड खराब हो रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुसी हुई है, इतनी अधिक मात्रा में बढ़ चुकी है कि अब वो पूरे ऑर्गेन तक कार्बन डाइऑक्साइड ही पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहा। और अगर ऑर्गेन को ऑक्सीजन नहीं दोगे तो साफ कैसे होगा? तो उनको कहो कुछ मत करें, वो पहला तो जो मैंने कड़वी कसाई चीजों का काढ़ा पीना शुरू कर दें, और साथ में हमने क्या बोला है, प्राणायाम करना शुरू कर दें, समझ लीजिए समस्या ठीक। घबराहट, सर में दर्द हो रहा है, सांस लेने, कहते हैं आज कई दिनों से सांस लेने में बड़ी दिक्कत से आ रही है। क्यों आ रही है? हम सांस लेते ही नहीं है, बाद में लंग्स जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, पहले आप नहीं लेते। सोचिए हम कहते हैं साइकिल चलाते रहोगे तो आपकी साइकिल हमेशा फिट रहेगी, और आपने 1 महीने 2 महीने साल के लिए साइकिल रख दी और फिर सोच रहे हो कि साइकिल चले तो कैसे चलेगी? तो अल्टीमेटली आप अगर रेगुलर ब्लड को साफ करते रहेंगे तो बूंद बूंद से सागर बढ़ता है बेटा, मटका बढ़ता है तो बूंद बूंद से खाली भी हो जाता है। आप सोचोगे नहीं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, आज टाइम नहीं है, कल कर ले, तो बेटा वो समय आने वाला है जब बीमारियों की समस्या बढ़ जाएगी। उसके बाद मोटापा तो बहुत बड़ा कारण है ही है, क्योंकि जब मैं कपालभाति करता रहूँगा, चीज़ें साफ ऐसी हो जाएगी, पेट साफ रहेगा तो मोटापा कहाँ से आएगा? तो सोचिए अगर हॉस्पिटल में जाएंगे, अस्थमा का डॉक्टर अलग मिलेगा, आंखों का डॉक्टर अलग मिलेगा, खांसी का डॉक्टर अलग मिलेगा, ब्लड का डॉक्टर अलग मिलेगा, हार्ट का डॉक्टर अलग मिलेगा, लेकिन यहाँ तो एक ही डॉक्टर ने इतना सारा काम कर दिया। तो क्या नाम है तीसरे डॉक्टर का? श्वसन में समस्या। और अपना चौथा डॉक्टर करते हैं लास्ट और चौथा डॉक्टर। इस डॉक्टर को देखने से पहले एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों के साथ पिंपल्स की है। हमेशा बच्चे कहते हैं पिंपल्स हो रहा है, उसको कारण ही नहीं पता, उसको कारण पता लगेगा तो होगा ही नहीं ना। तो एक छोटी सी वीडियो है, 1 मिनट की, पहले देखिए फिर हम यहाँ पर आते हैं, क्योंकि वो उससे रिलेटेड है। बेटा आवाज है, comes up to the skin surface through a pore and moisturizes our hair and skin. Oh, like a moisturizer? Absolutely. Oh. However, sometimes the pore gets blocked due to dead skin cells. Due to this block, क्या होता है जब हम थोड़े से बड़े होते हैं ना, देखिए छोटे हैं तो स्किन की केयर नहीं करते हैं, कहते कोई बात नहीं और हमें कुछ होता भी नहीं। जैसे ही बड़े होते तो हम पूरा दिन अपने स्किन की केयर करने की कोशिश करते हैं, कभी साबुन लगाएं, कभी क्रीम लगाएं, कभी ये लगाएंगे, बस पसीना ना निकले, चिकनाहट ना निकले, कुछ भी। तो स्किन के जो पोर्स है वो बंद हो गए। स्किन के पोर्स, हमारी पूरी बॉडी में पोर्स लगे हुए हैं, बाल हैं, वो दिख नहीं रहे हैं, कई जगह दिख रहे हैं, कई जगह नहीं दिख रहे, लेकिन पूरी बॉडी में उस बाल के थ्रू ही जो अंदर का जो पसीना है वो बाहर निकलना चाहिए, अंदर का पसीना बाहर निकलना चाहिए। अब क्या हो रहा है, हम पूरी बॉडी की इतनी केयर नहीं करते जितना फेस की केयर करते हैं लगातार। तो क्या होगा, हमारे पोर्स बंद हो गए। अब क्या होगा, जब पोर्स बंद हो गए तो यहाँ से पसीना बाहर निकलना चाह रहा है, गंदगी बाहर निकलना चाह रही है, लेकिन अब ध्यान से देखिए क्या हुआ, ब्लॉक हो गया। जब ब्लॉक हो गया, the sebum gets accumulated, creating a धीरे धीरे वो ब्लॉक जो है पहले नीचे इकट्ठा होगा। अब किसने कहा स्किन एंड केयर लगाओ, फेयर एंड लवली लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, आपने करते करते क्या करते कुछ टाइम दब गया, वो दबेगा तो प्रेशर नीचे की तरफ आएगा, लेकिन जैसे आप छोड़ोगे तो फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये जो पोर्स है वो धीरे 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 ऊपर की तरफ आ गए। और हमें लगता है क्या है कि नहीं, आप जितना मर्जी कीजिए, जब तक आप स्किन की केयर करना नहीं जानते, दैट मींस जब तक आपको पसीना निकालना नहीं आएगा,
तब तक आपके पिंपल्स ठीक नहीं होते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? बचपन में शरीर में इतनी गर्मी नहीं होती, हीट नहीं होती है, तो बहुत सारा पसीना नहीं निकल पाता। छोटे बच्चे दौड़ते भाग करते हैं पसीना, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, धूप में खेल रहे हैं, तो पसीना निकलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, पसीने से अचानक पानी से दूर हो गया, निकलने ही नहीं दिया पसीना। जब पसीना निकलेगा नहीं तो छेद बंद हो जाएंगे, क्योंकि पसीना वहीं जम गया तो नीचे से गंदगी बाहर निकल रही है, आप निकल नहीं पा रही है। तो देखिए क्या हुआ। As sebum is a very good source of nutrients for the bacteria in our skin. अब जब वो चीज नहीं निकलेगी और आप प्रेशर डाल रहे हो कि नहीं निकल ना जाए और 2-4 क्रीम एक्स्ट्रा लगा दी है, मतलब किसी तरीके से बाहर न निकले, तो वहाँ इन्फेक्शन होना छोड़ जाएगा। जहाँ कोई चीज रुकेगी तो वहाँ इन्फेक्शन होगा ही होगा, वहाँ बैक्टीरिया आ जाएंगे। अब क्या हुआ, They start to grow in that area, leading to an infection. वही एरिया इन्फेक्शन और बढ़ा रहा है। Our immune system responds to this infection by sending blood and immune cells. Blood makes the area red. What फाइनली क्या होता है, हमारा ब्लड, क्योंकि जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहाँ ब्लड पहुँचना होता है। जैसे किसी चीज चोट लगी तो ब्लड पहुँचेगा, तो अल्टीमेटली नहीं पहुँच पाता, तो हमारा ब्लड वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है कि चीजें बच जाएं, लेकिन as the immune cells kill the bacteria, resulting in inflammation and formation of a pimple. तो अल्टीमेटली क्या होगा, लास्ट में वो जो पार्ट्स है उसमें ब्लड भी मिक्स हो गया, इसलिए जब उसको फोड़ते हैं तो होता है रेडिश भी निकलता है, येलो रेडिश सब निकलता है, तो वो जो पोर्स है ऊपर आ गया। तो आपने क्या देखा, आपने क्या देखा कि ये जो छोटी सी गलती है क्या, कि पहली बात है हम पूरा दिन पंखे में, एसी में रहने की कोशिश करते हैं, कूलर में। परमात्मा ने बहुत सोच समझ के मौसम बनाया है कि चलो गर्मी आएगी, चीज़ें गंदगी होंगी, पिघलेंगी, पसीने से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद जब शरीर पूरा खाली हो जाएगा तो बारिश में उसको धोएंगे, अंदर से क्लीन हो जाएगा। फिर सर्दियाँ आएंगी तो अच्छा पोषण खाना चाहिए उसके, कहते हैं सर्दियों में घी, दूध, बादाम खाना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में क्या है, पसीना नहीं आएगा, अंदर ही गर्मी रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी, तो जो भी आप खाओगे पियोगे सब पच जाएगा। उसके बाद जब खाओगे पियोगे पचेगा तो उसमें से गंदगी भी इकट्ठी होगी, लेकिन वो गंदगी निकलेगी नहीं, क्योंकि गर्मियाँ नहीं आई हैं। तो फिर परमात्मा क्या करता है, उसके बाद एक गर्मी का मौसम लेके आता है। चलो जब पूरे सीजन में रहा, अब वो पसीने से, मलमूत्र से गंदगी बाहर निकालने की कोशिश करेगा, वो कोशिश करता है, लेकिन आपने अपने एक्स्ट्रा दिमाग लगा के उसको फिर से कन्वर्ट कर दिया। अब गर्मियाँ आई थी, अब तो चीज़ें निकलनी चाहिए थी, अब तो लूज मोशन होना चाहिए था, अब तो खांसी थोड़ी सी होनी चाहिए थी, कभी मार्च अप्रैल में खांसी होती है, होनी चाहिए, क्योंकि होएगी किसी तरीके से चीज़ें बाहर जाएंगी। लूज मोशन भी मार्च अप्रैल में देखा होगा सबको होता है, खांसी भी होती है, क्यों होती है, ताकि चीज़ें नीचे से जाएं या बाहर जाएं। लेकिन लूज मोशन होते ही पहुँच के डॉक्टर साहब लूज मोशन हो गया, रोक दो, बोली थी रोक दिया, और बताओ क्या चाहिए, डॉक्टर साहब खांसी को रोक दो, रोक दिया, और बताओ क्या चाहिए, तो बेटा पसीना आ रहा है डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप ऐसा वो लेके आओ, पाउडर लेके आओ, और पूरा बॉडी में पाउडर लगा दो, पसीना निकाल, पसीना नाइसिल पाउडर लेके आओ, रुक जाओ, रोक दिया। तो जब पसीना रोक दोगे तो नॉर्मल सी बात है, आपको पोर्स बंद हो गए ना, ऊपर से और कुछ नहीं कहा, तो अपने साबुन लगा। अब सोचिए, साबुन अगर स्किन पर लगेगा तो सोचिए क्या वो पोर्स में घुसेगा कि नहीं घुसेगा। साबुन हाईली एल्कलाइन है, आपने देखा है एल्कलाइन चीज कोई भी होगी ना, वो वहां के मॉइस्चर को चुरा लेगी। कितना भी तेल आपके हाथ पर लगाओ, कितना भी तेल आपके हाथ पर लगाओ, जैसे ही आप साबुन लगाते हैं तेल खत्म हो गया। तो हम कैसे मान लें हमारी बॉडी का तेल खत्म होगा, पहले तो हमने तेल पिए नहीं, लगाया नहीं, पहली गलती। ऊपर से हम गरम गरम मसाले चीज भी खा रहे हैं, दूसरी गलती। तीसरा, जो हल्का फुल्का परमात्मा ने उस चीजों को निचोड़ के तेल बनाया होगा, उसको अपने साबुन से रगड़ के चमकने के चक्कर में वो भी खत्म कर दिया। अब बताइए, पूरी बॉडी स्किन के पोर्स को बंद कर देगी तो नॉर्मल सी बात है, गंदगी अंदर ही अंदर इकट्ठी हो जाएगी, तो हमें बीमार करेगी कि नहीं करेगी। तो देखिए, यदि हम पसीना रोकेंगे तो क्या होगा, पहले देख लीजिए, उसके बाद सबसे पहले बात है बुखार आना ही आना है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, एक फैन लगा हुआ है।
उसे पता है 37 पे मेंटेन करना है, मतलब 98.7 पे मेंटेन करना है। जैसी हीट बढ़ेगी, हमारे छेद खुले होंगे, तो प्रेशर कुकर का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, खाना पच जाएगा तो सीटी ऊपर हो जाएगी, तो हमारी बॉडी फोर्स होगी, पसीना निकाल देगी, आप ठीक हो गए। लेकिन अब मैंने क्या किया, खाना खा रहा हूँ वो भी पंखा चला के, पंखे ने क्या किया, रोटी भी ठंडी कर दी, हमें भी ठंडा कर दिया, और हम कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों बुखार हो जाता है। तो जब भी खाना खाओ तो नियम बना लो, धरती पर बैठ के पंखा बंद करके, हो सके तो वज्रासन में खाना खा लो। आप देखना, और गर्म रोटी उतरते ही खानी है। आप देखना, अगर कोई इंसान ऐसे करेगा तो खाना खाते खाते ही उसको पसीना आ जाएगा। खाना खाते खाते ही हम प्रतिदिन ऐसे करते हैं, प्रतिदिन हमारा नियम है, जब भी खाना बनेगा पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे, सामने प्लेट होगी छोटी सी, हम पहले स्टूल रख देते हैं ताकि झुकना ना पड़े, ये सीधे रहें, थोड़ी सी प्लेट रखी, वज्रासन में बैठे, और जब खाना खाने बैठते हैं, खाना हम 5, 10, 15 मिनट लगाते हैं, बड़े आराम से खाना खाते हैं, क्योंकि पंखा बंद है तो ठंडा भी नहीं होगा, बिल्कुल गर्म रोटी आती है, रिलैक्स होकर खाते हैं, खाने खाते ही पसीने आ जाते हैं। उसके बाद दोबारा कपड़े चेंज करते हैं, क्योंकि पसीने इतने आ चुके होते तक पूरी बॉडी की गंदगी साथ साथ ही साफ कर दी, पूरी बॉडी में पसीना साफ कर दिया, कपड़ा वो दोबारा चेंज कर लेते हैं। उसके बाद पूरा दिन एक्टिव एनर्जेटिक। तो अगर किसी को लगता है कि बुखार लगातार आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने पसीने से खिलवाड़ किया है। किसी को टाइफाइड हो जाता है, इसका मतलब वो गड़बड़ी इस पसीने में ही है। स्किन प्रॉब्लम, मैंने एग्जांपल दिया, स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो पसीने के कारण, वो हादसे हो जाते हैं, पिंपल्स पसीने के कारण, डिहाइड्रेशन, बॉडी अंदर से सूख रही है, क्यों? क्योंकि बाहर पसीना निकलने नहीं दे रहे, अंदर गर्मी डिहाइड्रेट कर रही है। सोचिए, पसीना बाहर निकलता, बॉडी बैलेंस में आती ना, वो हम कर नहीं रहे। उसके बाद बालों की जो सिकरी या बाल में पसीना आता है, तो बालों में पसीना आएगा तो सिकरी तो आएगी आएगी। रिंग वॉर्म्स, नहीं होता कहीं का रिंग वॉर्म्स जाते गले में, यहाँ पर ऐसे गोल से निशान पड़ जाता है ना, स्किन की प्रॉब्लम, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल क्योंकि पसीना न निकला। अब हमारी बॉडी तो कोशिश करेगी निकालने की, तो वहाँ पर चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, और इकट्ठा हो तो बैक्टीरिया बना देगी, तो जो बैक्टीरिया पैदा कर देंगे तो रिंग वॉर्म्स बना देगी। फिर कमजोरी होना, लूज मोशन होना, क्योंकि बॉडी कोशिश कर रही है किसी तरीके से तो गंदगी बाहर आए, मतलब ही नहीं है। तो बॉडी क्या करती है, वो जो बाकी जो प्रक्रिया, हमारी पूरी बॉडी में छेद लगे हुए, हमारे भगवान ने केवल किडनी गंदगी बाहर निकालने की नहीं दे रखी, बल्कि पूरी बॉडी में छेद दे रखी। तो इसको बोलते हैं सेकंड किडनी। ध्यान किए, फर्स्ट किडनी तो हमें पता है, लेकिन ये हमारी सेकंड किडनी है, पसीने को, स्किन को सेकंड किडनी बोलते हैं। तो अगर आप स्किन से पसीना निकाल देंगे तो आपको जो पूरा लोड था ना, वो किडनी पे नहीं आएगा, नहीं तो पूरी बॉडी की जो स्किन ने काम करना था, वो सारा पानी, वो सारा स्किन का पसीना वो किडनी में वापस आ जाएगा, क्योंकि बाहर नहीं निकला तो वापस ब्लड में आ गया, ब्लड वापस किडनी में ले जा रही है। अब किडनी को इतना फिल्टर करना पड़ेगा तो किडनी भी खराब हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई। तो अब देखिए, तो हमने क्या देखा, हमारी बॉडी के अंदर एक बेसिकली हीटर भी लगा हुआ है, ध्यान रखिए, हीटर भी लगा हुआ है, पंखा भी लगा हुआ है। तो अगर आपकी बॉडी में पसीना ज्यादा आएगा तो नॉर्मल सी बात है, टेम्परेचर बैलेंस हो गया ना, जैसे हीट बढ़ी तो पसीना आ जाएगा, बैलेंस में आ गया। और जैसे ठंड बढ़ेगी तो बॉडी शिवरिंग करती है, कांपती है। वो इसलिए कांपते हैं ताकि जल्दी 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 कांपेगी। तो यानी सर्दी में आप देखो, सर्दी में तो गर्मी में नहीं कांपे, सर्दियों में क्यों कांपते हो? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 से नीचे चला गया, तो बॉडी कांपेगी, बैलेंस मेंटेन कर देगी। और गर्मी में नहीं कांप रही, पसीना छोड़ रही है, ताकि क्योंकि उसका टारगेट 90% को मेंटेन करना है। तो यदि हम अपनी बॉडी से खिलवाड़ नहीं करेंगे तो आज जो भी हमने समस्या पड़ी है वो जिंदगी भर नहीं आने वाली है। चलिए बेटा, अपनी ध्यान से, तो आपने देखा आज हमने शरीर के अंदर बैठे 4 डॉक्टरों के बारे में पढ़ा। पहले डॉक्टर का नाम क्या था? मूत्र त्याग, यूरिनेशन। दूसरे का नाम क्या था? तीसरे का नाम क्या? श्वसन। चौथे का नाम क्या? पसीना। यदि ये 4 डॉक्टर का आपने केयर कर ली तो बेटा पूरी जिंदगी आपको दूसरे डॉक्टर नहीं चाहिए। कैसी लगी आज की क्लास? बहुत बढ़िया।
आपको भी ठीक कर सकती है जिंदगी भर और आपके आने वाली जनरेशन को, परिवार को, सबको। तो 1 घंटे की इन्वेस्टमेंट पूरी जिंदगी की सेफ्टी, ठीक है। लेकिन अंतिम निर्णय हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे। आपको टॉयलेट जाना है नहीं जाना, मल त्याग करना है नहीं करना, पसीना करना नहीं, वो आपकी मर्जी है। प्राणायाम करो कि ना करो, लेकिन हमारे काम क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो ज्ञान हमने इकट्ठा किया है वो आप तक पहुंचाना है। आप सीखोगे तो आप दूसरों तक पहुंचाओगे, ठीक है बेटा। तो अंतिम निर्णय किसका है? चलिए बेटा।